हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया होगा। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी परीक्षण एवं लेखन योग्यता की आंसर की। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन भी हमारे साथियों ने आज वीडियो का एग्ज़ाम दिया है उन सभी के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। ये किस वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, तो ये किस तरह का वाक्य है। संयुक्त वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, सरल वाक्य या मिश्र वाक्य। तो देखो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका मिश्र वाक्य। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ है। कौन सा इसमें ऑप्शन राइट होगा। तो इसमें देखो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उद्देश्य और लाख यानी गिनती। ठीक है, इस लक्ष्य का हो जाएगा उद्देश्य और लक्ष्य का हो जाएगा इसका लाख यानी गिनती। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 3, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। कौन सा इसमें सही नहीं है। ऑप्शन ए अविराम या अविराम, स्थिर या लगातार। तो देखो ऑप्शन ए ही इसमें गलत है, स्थिर का मतलब लगातार नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ये भेद सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। कौन सा वाक्य। ठीक है, तो देखो इसमें जो होगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी शाम हुई और गाय घर लौट आई। ठीक, बाकी संयुक्त वाक्य नहीं है, इसका ये होगा ऑप्शन सी, शाम हुई और गाय घर लौट आई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, क्या है बा तजुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक, तो देखो उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द के शुरुआत में आते हैं। ठीक, तो देखो इसमें जो उपसर्ग होगा आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा बा। ठीक है, बा तजुर्बा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। ठीक, तो देखो इनमें से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। इसमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कि मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक, तो देखो इसमें जो शुद्ध वाक्य है आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, भारत में अनेक जातियां हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कौन सा, तो इसमें देखो इसका जो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका है दंपति। ठीक, ये पुल्लिंग है, बाकी कोई पुल्लिंग नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ढोंग, पाखंड, ढकोसला, दर्प। ठीक, तो ये देखो ये तीनों हैं इसके पर्यायवाची, ढोंग भी है, पाखंड भी है, ढकोसला, दर्प इसका नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ये दर्प इसका पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। आगे आपको अनुच्छेद दिया है जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 से 14 तक के आंसर आपको इसमें से देखकर बताने हैं। ठीक है, आप पूरे ध्यान से इसे पढ़ना। ठीक, 10वां क्वेश्चन है, बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है। क्यों होता है, तो देखो इसके लिए जो राइट आंसर होगा इस अनुच्छेद के अनुसार अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होने के कारण। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 11, जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो जल की मांग देखो क्यों बढ़ती जा रही है, इसका जो रीज़न है औद्योगिकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने से। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल की मांग इसलिए बढ़ती जा रही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 12, जल संचयन वह है जिसमें सही कथन से वाक्य पूरा करो। क्या जल संचयन वह है जिसमें, देखो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छत पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाता है। ठीक है, इसे जल संचयन कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 13, जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम है। ठीक, तो देखो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जल संरक्षण, जल का संरक्षण और तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 15, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं, कौन कौन से होंगे? तो देखो कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं आपके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गा और घा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज भाषा नहीं है? तो इसका देखो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा ब्रज भाषा नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 17, मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियाँ संग्रहित हैं? तो देखो मानसरोवर में जो है आपकी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेमचंद की कहानियाँ संग्रहित हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 18, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायत पत्र किस श्रेणी में आता है? तो देखो अध्यक्ष नगर पालिका महानगर पालिका को जो पत्र लिखा जाता है वो आता है आपका कार्यालयी पत्र के श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 19, जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि होगी। ठीक है, तो उनके मध्य जो संधि होगी, अगर प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो वो होगी आपकी व्यंजन संधि, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यंजन संधि। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 20, कबीरदास की भाषा कौन सी है? तो कबीरदास की जो भाषा थी आपकी पंचमेल खिचड़ी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंचमेल खिचड़ी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया? तो जो भारतीय आत्मा कहा गया है वो आपको कहा गया है माखनलाल चतुर्वेदी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए अगला देखते हैं। है प्रश्न नंबर 22, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? ठीक है, तो देखो संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 343, ठीक है, इसके अनुसार संविधान, ठीक है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि इसकी देवनागरी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 343। चलिए अगला अगला है प्रश्न नंबर 23, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो देखो सबसे प्राचीनतम जो भाषा है आपकी वो है संस्कृत, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा में है? ठीक है, कौन सी रचना ब्रज भाषा में? तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, रसखान रचनावली, ये इसकी जो भाषा है ब्रज भाषा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 25, हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया किस काल की है? ठीक है, तो देखो इसका जो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, हम चूड़ी पहन रहे हैं, इसमें आपका अपूर्ण वर्तमान काल है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? ठीक है, आपको ये बताना है कौन सा सही है। तो देखो इसमें जो संधि विच्छेद सही है वो आपका चौथा नंबर है। ठीक है, मधुभरी क्या है, इसका हो जाएगा मधु प्लस अरी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? ठीक, तो देखो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पिताजी कार से गए हैं। ठीक है, इसमें किसका प्रयोग नहीं हुआ है? अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, से किस कारक का या विभक्ति चिन्ह होता है? किसका? तो से जो होता है देखो अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपादान। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ठीक है, तो समझौता शब्द में जो आपका प्रत्यय लगा है वो है आपका औता, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, औता। अगला है प्रश्न नंबर 30, क्या है, निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, तो देखो व्यष्टि शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका समष्टि। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समष्टि।
चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 31। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है। ठीक है, कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है। तो देखो इसमें जो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, पर्णकुटी द्वंद्व समास। ठीक है, ये इसका प्रकार सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 32। आपको ये पंक्तियाँ दे रखी हैं। ठीक है, इन पंक्तियों में पूछा है कौन सा रस है। ठीक, तो देखो इन पंक्तियों में आपका जो रस होगा वो होगा शांत रस, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शांत रस। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। क्या दे रखा है कि निम्नलिखित उदाहरणों में से श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो देखो इन सभी में श्रृंगार रस का जो उदाहरण होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली, कमर की है लचीली, नीचे फूले फूल को सर पर चढ़ाकर, कह रही है जो छुए ये, दूं हृदय का दान उसको। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है, कौन सा। ठीक है, तो देखो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूपक अलंकार जो है अर्थालंकार का एक प्रकार है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्दों का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखो मौन और संपन्न शब्द का सही विलोम जो होगा वो होगा आपका मुखर और विपन्न। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुखर और विपन्न। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 36। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक हैं। ठीक है, किसके लिए, तो देखो इसमें जो ऑप्शन डी होगा आपका वो राइट आंसर हो जाएगा, जो बिना वेतन काम करता हो, अवैतनिक। ठीक है, तो ये इसके लिए सार्थक शब्द है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 37। प्रत्यय उत्पन्न मति शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक, तो देखो इसके लिए जो ऑप्शन होगा आपका प्रत्यय उत्पन्न मति शब्द के लिए जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, तो इसमें देखो कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आशीर्वाद। ठीक, ये सही है, बाकी सब रॉन्ग है, ये सब गलत है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। क्या है, निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो कौन से में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है आपका, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी अम्बुद। ठीक, ये पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। ठीक है, ये इसका सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये पूछा है सही कौन सा नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 40। क्या है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, तत्सम शब्द आपसे पूछा है, तो देखो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृपा शब्द। ये तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 41। क्या है, निम्नलिखित में से शलाका का तद्भव रूप कौन सा है। तो देखो शलाका का तद्भव रूप होगा आपका सलाई, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सलाई। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें ये पूछा है सही नहीं है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पौत्र और पुत्र। ठीक है, पौत्र और पुत्र, ये इसका ऑप्शन सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 43। तरिन तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो देखो इस पंक्ति में जो अलंकार होगा वो होगा आपका अनुप्रास अनुप्रास अलंकार। ठीक, क्योंकि यहाँ व्यंजन की आवृत्ति हो रही है तो इसलिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है क्वेश्चन नंबर 44, तिथि शब्द का बहुवचन है। तो देखो तिथि शब्द का जो बहुवचन होगा वो होगा तिथियां, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा तिथियां। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 45, क्या है, घर का भेदी लंका ढाए, कहावत का निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, कौन सा है, घर का भेदी लंका ढाए। ठीक, तो देखो इसका जो होगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आपसी फूट से सर्वनाश होता है। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 46, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होगा। ठीक है, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग, तो देखो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ठठेरिन। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग होगा ठठेरिन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 47, आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ है, तो देखो इसका जो अर्थ होगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा अति प्रिय। ठीक है, आँखों का तारा मतलब अति प्रिय। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 48, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, कहावत का सही अर्थ क्या है बताइए। ठीक है, तो इसमें जो देखो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ज़बरदस्ती गले पड़ना। ठीक, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इसका अर्थ है ज़बरदस्ती गले पड़ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 49, क्या है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो देखो शुद्ध वाक्य इसमें होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुनहरा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 50, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं। तो देखो सभी शब्द जो तद्भव हैं वो आपका ऑप्शन डी है। ठीक है, छकड़ा, काजल, खेत, ये सभी शब्द कैसे हैं, तद्भव हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें बाकी जो क्वेश्चन रह गए उनका सॉल्यूशन हम लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।